नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज का अपना टॉपिक है कि सागर जल के कार्य और उनसे उत्पन्न स्थलाकृति। लेकिन ये पढ़ने से पहले, स्थलाकृतियों का वर्णन करने से पहले हम बात करेंगे कि सागर तरंग का किनारे पर क्या प्रतिरूप रहता है, सागर तरंग होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं कि सागर तरंग की जो सागर तटीय क्षेत्र की जो दृश्यावली है उसके सृजन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई पार्ट है तो वो सागर तरंग है। क्लियर है? यदि सागर तट की दृश्यावली की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आएगी, उसमें सागर तरंग आएगी। क्लियर है? दूसरी बात, लहर के कारक क्या हो सकते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल, बड़ा ही कॉमन है कि लहर बनने के कारण क्या हो सकते हैं। हम पृथ्वी की घूर्णन गति मान सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति मान सकते हैं, ये सभी मान सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य पवन का रहेगा कि लहर उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, पवन है। ये ऑप्शन देकर के सवाल पूछा जाता है तो आपका उत्तर पवन होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की लहर की लंबाई क्या होती है और लहर का समय क्या होता है। ध्यान से देखना है इसको कि जब लहर सागर में चलेगी तो वो सागर तल के समानांतर नहीं चलेगी, वो क्या चलेगी, वो अपनति और अभिनति के रूप में यूं चलेगी, ऐसे अपनति और अभिनति के रूप में इस प्रकार चलेगी। मतलब इसमें क्या होंगे, दो शीर्ष, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये शीर्ष है, इसको क्या कह देते हैं, श्रृंग भी कह देते हैं, श्रृंग। ये भी क्या हुआ, शीर्ष हो गया या श्रृंग हो गया। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, गर्त। जो अपनति भाग है वो क्या कहलाएगा, गर्त कहलाएगा। और यहाँ भी गर्त। अब इससे पता क्या चलता है कि दो श्रृंग के बीच की जो दूरी होती है वो एक लहर कहलाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी एक लहर है। ऐसे ही लहर क्या कही जा सकती है, दो गर्तों के बीच की दूरी भी एक लहर होती है। तो सवाल क्या बना कि दो गर्तों के बीच में या दो श्रृंग के बीच में जो दूरी है उसको क्या कहेंगे, वो लहर कहलाएगी। और एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक पहुंचने में जो समय लगता है या एक गर्त से दूसरे गर्त तक पहुंचने में जो समय लगता है वो लहर का समय कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, लहर का समय या लहर अवधि, लहर अवधि कहलाता है। क्लियर है? तो लहर समय और लहर अवधि ध्यान में रखनी आपने। इसके बाद हम बात करते हैं कि लहर के प्रकार क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लहर के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकार है वो दोलन या दोलायमान लहर के रूप में है। ध्यान से सुनना, जो लहर होती है वो सामान्यतः 16 मीटर तक ऊंची या गर्त में हो सकती है। लहर 16 मीटर की ऊंचाई या गर्त के रूप में हो सकती है। हम पहली लहर दोलायमान या दोलन गर्त ये लहर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो पानी की एक एक बूंद है, एक एक बूंद है वो पर्टिकुलर गति करेगी और गति भी कैसी होगी, उसकी वृत्ताकार रूप में गति होगी। तो वो क्या कहलाएगी, दोलन या दोलायमान गति कहलाएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरी गति कौन सी है, स्थानांतरणी गति। स्थानांतरणी गति, इसको एक श्रृंगी गति भी कहते हैं, एक श्रृंगी गति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि तह से लेकर के और तली तक का जितना भी पानी है
वो एक साथ आगे की तरफ मूव करता है, एक साथ आगे की तरफ मूव करेगा, उसको क्या कहेंगे, उसको स्थानांतरणी गति कहेंगे। क्लियर है? और ये सबसे ज्यादा अपर्दनकारी गति होती है। अपर्दनकारी सबसे ज्यादा गति कौन सी होगी? स्थानांतरणी गति कहलाएगी। क्लियर है? तो ये लहर के मुख्य जो प्रकार थे दो हैं, कौन से? दोलन या दोलायमान, और दूसरा स्थानांतरणी या एक श्रृंगी गति। अब बात करते हैं कि जब लहर सागर से तट की ओर आती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें से सीधा सीधा नेट में बहुत बार रिपीट हुआ है कि जब मान लो ये सागर का हिस्सा है जो महाद्वीपीय भाग से सागर की ओर है। क्लियर है? अब यहां से क्या होगा कि कोई तरंग है वो यूं अपनति अभिनति के रूप में इस प्रकार आ रही है। क्लियर है? तो ये जो इसके शीर्ष बन रहे हैं, ये शीर्ष बन रहे हैं, ये श्रृंग और ये गर्त, जब ये इस जगह यहां टकराएगी, इस तरफ आएगी और यहां तटीय भाग से टकराएगी, तो यहां से टकराते ही, हालांकि ये सारा हिस्सा क्या है? जलमग्न है। जहां तक ये तरंगे उछल रही है ये सारा हिस्सा जलमग्न है। तो यहां से टकराएगी, टकराते ही कुछ भाग ऊपर की ओर ऐसे बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा टकरा करके, और कुछ इसका हिस्सा यूं वापिस चला जाएगा। वापिस चला जाएगा कहां? इस धारा के नीचे से यूं वापिस चला जाएगा, कुछ भाग उछल करके आगे की तरफ आएगा और कुछ भाग इसका सतह के ऊपर से वापिस यूं चला जा रहा है। मैंने तीन विभाजन किए, ध्यान रखना। एक तो ये वाला हिस्सा जो ऊपर उछल करके आगे तट की ओर गया है, दूसरा जो इस धारा के नीचे से वापिस गया है ये वाला हिस्सा, और एक जो सागर तल पर वापिस सागरवर्ती हिस्से में गया, सागर की तरफ चला गया है, ये तीसरा हिस्सा हो गया है। तो तीन भाग बताए। आप देखें इनको कहते क्या है। ये जो हिस्सा है जो तट की तरफ गया उछल करके आगे की तरफ, इसको सर्फ कहते हैं। सर्फ। सर्फ का दूसरा नाम क्या है? श्वास है। श्वास। देखिए मैंने यहां लिखा भी है, सर्फ, श्वास और ब्रेकर भी कहते हैं इसको। ब्रेकर, ब्रेकर भी कहते हैं। तो ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है कि सर्फ, श्वास या ब्रेकर क्या होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये तट के नजदीक आएगा तो तटीय क्षेत्र में काट छांट सबसे ज्यादा ये करेगा। ये याद रखना कि तटीय क्षेत्र में काट छांट सबसे ज्यादा कौन करता है? सर्फ करेगा। अब बात करें कि जो भाग नीचे की तरफ वापस चला गया है, किसके? इस लहर के नीचे से वापस गया है, इसको क्या कहेंगे? इसको अध प्रवाह कहेंगे। अध प्रवाह। अध प्रवाह कहते हैं इसको। अंडरटो भी कहते हैं। अंडरटो, टो गर्त, अंडरटो भी कहते हैं। और इसका तीसरा जो नाम है इसी का, वो बैकवाश है। बैकवाश, बैक श्वास, बैक श्वास या बैकवाश, दोनों नाम चलते हैं इसके, बैक श्वास या बैकवाश। क्लियर है? अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये वापिस यूं जाएगा तो ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पर मलबा मिलता है, जो महाद्वीपीय भाग का मलबा यहाँ आया है, ये मलबे के साथ यहाँ क्या होगा? सागरीय भाग की तरफ जाएगा, तो ये मलबा भी इसके साथ बह करके सागरवर्ती हिस्से में चला जाएगा, जिसके कारण इस अध प्रवाह या अंडरटो या बैकवाश को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निक्षेपण में बद्धक। निक्षेपण में बद्धक। कारण क्या है? आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ निक्षेपित तो मलबा है, उसको यहाँ से अपरदित करके सागर अपने हिस्से में ले जाता है, तली की तरफ ले जाता है। अब बात करते हैं कि जो हिस्सा इसका, ये सागर जो लहर है, इसके ऊपर समुद्र तल पर जो सागर की तरफ गया है, इसको क्या कहेंगे? तो इसका नाम है तरंगिका।
तरंगिका। अब याद रखना तरंगिका क्या होती है, जहां से सर्फ टूटते हैं वहां से क्या होता है, एक भाग वापिस चला जाता है कहां, सागर की तरफ, लेकिन कहां जाएगा, सागर तल के ऊपर। एक उस लहर के नीचे से वापिस जाता है, वो अध प्रवाह हो गया, और एक भाग टूट करके किनारे की तरफ आता है, वो क्या कहलाएगा, सर्फ, स्वाश या ब्रेकर कहलाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं कि जहां से ये शीर्ष, ये वाले शीर्ष है, उच्च शीर्ष है, इस उच्च शीर्ष से जहां से ये रेखा टूटती है, मतलब ये लहर जो टूटी है, इस दूरी से यदि तट के समानांतर यूं रेखा खींची जाए, इस तट के समानांतर यदि रेखा खींची जाए तो ये रेखा क्या कहलाती है, ये प्रतोड़न रेखा कहलाती है, प्रतोड़न रेखा। ये याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रतोड़न रेखा कहलाती है। इसके बाद में बात क्या आती है, बेलांचली धारा की। यदि समुद्र के किनारे पर कोई धारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है तो वो बेलांचली धारा है, बेलांचली धारा। बेलांचली धारा होती क्या है, जैसे ये तटीय भाग बनाया मैंने, इस तट के समानांतर यदि कोई धारा चलेगी, तट के समानांतर चलेगी, तो ये तट के समानांतर चलने वाली धारा क्या कहलाती है, बेलांचली धारा। सामान्यतः इसकी गति मंद होती है। क्लियर है। तो ये बेलांचली धारा क्या है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे कि जो सागर जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, उसमें जो अपवर्तनकारी प्रभाव रहते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके कारण वो अपवर्तन संभव हो पाता है। देखिए, ये जानने से पहले हम देख लेते हैं कि किनारा जो होता है, समुद्री जो किनारा होता है, उसके प्रकार कितने हैं। ध्यान से देखना इसको। मैं यहाँ पर एक आकृति बना रहा हूँ, ये महाद्वीपीय भाग से सागर की ओर, सागरवर्ती हिस्से की ओर जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने ये कुछ आकृति बनाई है। यहाँ पर क्या है, सब जगह जल भरा हुआ है, ये सारा का सारा जल का हिस्सा, यहाँ पर जल भरा हुआ है। आप साथ के साथ इसको बना सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना कि ये वो क्षेत्र है जहां पर सागर का जल अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अधिकतम ऊंचाई तक सागर का जल पहुंच सकता है। कब, जब ज्वार भाटा आए या कोई लहर उत्पन्न हो तो वहां तक पहुंच सके। ये वाला हिस्सा वो है, ये वाला हिस्सा वो है जहां तक सागर तल हमें दिखाई देता है, हमेशा सागर तल दिखाई देता है। और ये वाला हिस्सा वो है जहां पर यदि निम्न भाटा आ जाए, जिसको वास्तव में तो निम्न ज्वार कहा जाता है, भाटा आ जाए तो वो अधिकतम गहराई वाला, मतलब जल वापिस जाएगा तो अधिकतम यहां तक टिकेगा। तो ये वाला हिस्सा, अब इसके तीन भाग कर दिए, यहाँ एक ये हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। इसके तीन भाग कर दिए मैंने। यदि हम किनारों की बात करें तो यहाँ तीन किनारे बनते हैं। कौन से, ये वाला जो किनारा बनेगा यहाँ तक, जहां तक अधिकतम जल आता है तो उसको क्या कहेंगे, पृष्ठ किनारा कहेंगे, पृष्ठ किनारा। नोट कर लेना इसको साथ के साथ, पृष्ठ किनारा कहते हैं। और पृष्ठ किनारा बैक शोर कहलाता है, बैक शोर। बैक शोर या पृष्ठ किनारा कौन सा हुआ, जहां अधिकतम ज्वार के समय जल पहुंचता है, जहां तक सागर जल टिका हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है, वो अग्रिम किनारा कहलाता है। अग्रिम किनारा, अग्रिम किनारा। क्लियर है, अग्रिम किनारा। और इसको क्या कहते हैं, इसको फोर शोर कहते हैं, फोर शोर, फोर, FORE, फोर शोर कहते हैं। क्लियर है। अब जहां पर
सबसे अंत की बात करें, जहां पर सबसे अंत में जल टिकता है, मतलब भाटे के समय जब जल जाकर के टिकेगा तो वहां तक कौन सा किनारा बनेगा, उसको कहेंगे सुदूर किनारा। इसका नाम क्या रहेगा? सुदूर किनारा। सुदूर किनारा, इसका नाम है सुदूर किनारा। क्लियर है? यदि इंग्लिश में कहेंगे तो इसका नाम आ जाएगा ऑफ शोर। ऑफ शोर, ठीक है। अब यहां जहां तक निम्न भाग तक जल टिका है, इसको निम्न ज्वार कहेंगे। निम्न ज्वार तल, निम्न ज्वार तल। और जहां तक सामान्यतः जल हमें दिखाई देता है, उसको क्या कहेंगे? उच्च ज्वार तल कहेंगे। उच्च ज्वार तल। क्लियर है? तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि पृष्ठ किनारा कौन सा है। महाद्वीपीय भाग की तरफ जो किनारा होता है वो पृष्ठ किनारा होता है। महासागरीय भाग की तरफ जो किनारा होता है वो कौन सा होता है? वो सुदूर किनारा होता है। और सुदूर किनारा और पृष्ठ किनारा के बीच में अग्रिम किनारा रहेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जो ये सागर तरंगे हैं, इनसे जो अपरदनात्मक क्रिया होती है वो किस किस प्रकार से होती है। नंबर एक, तो हम पवनों के प्रभाव को लेंगे, क्योंकि सर्वाधिक प्रभावकारी कौन होता है? पवन होती है। पवनों के द्वारा ये अपरदन सर्वाधिक होंगे, क्योंकि धारा का जन्म ही किसके द्वारा माना जाता है? लहरों का जन्म ही किसके द्वारा माना जाता है? सर्वाधिक पवनों के द्वारा। और ये भी ध्यान रखना, पवनों के द्वारा उनका जन्म सबसे पहले किसने बताया था? अरस्तु ने बता दिया था यूनानी काल में। चलो फिर बात करते हैं दूसरा, अपघर्षण। अपघर्षण का मैंने नदी में भी बताया था, मैंने वायु में भी बताया था कि रेगमार की भांति यदि उतर दे, मतलब उसका अपघर्षण कर दे, घिस दे, घिसावट कर दे, तो वो क्या कहलाता है? अपघर्षण। तो इस गति द्वारा भी क्या होता है? अपरदन होता है। संक्षारण, संक्षारण का मतलब सीधा याद रखना, रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया के द्वारा घोल हो जाए और घोल होने के साथ धारा के साथ वो प्रवाहित हो जाए तो वो संक्षारण कहलाएगा। ये संक्षारण, संक्षारण कहलाएगा। फिर है सन्निघर्षण, मतलब चट्टानें आपस में टकरा करके और यदि उनका आकार छोटा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? सन्निघर्षण कहलाएगा। और पांचवा है जल दाब गति क्रिया। जितनी जल की मात्रा होगी उतनी ही उसकी गति ज्यादा होगी और अपरदनकारी शक्ति उसकी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो ये चीज बताई भी जाती है। नदी के संदर्भ में मैंने बताया था कि यदि नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी अपरदनात्मक शक्ति 4 गुना हो जाती है। हालांकि परिवहन शक्ति तो 64 गुना हो जाती है, लेकिन अपरदनात्मक शक्ति 4 गुना हो जाती है। मतलब जल की मात्रा और वेग दोनों ही प्रभावित करेंगे, और दोनों यदि ज्यादा होंगे तो वो दाब ज्यादा लगाएगा जल, और उससे क्या होगा? अपरदनकारी शक्ति ज्यादा होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके बाद कि सागरीय जल के द्वारा जो आकृतियां बनती है वो कौन कौन सी है। शुरुआत में पहली जो आकृति है वो है अपरदनात्मक में, अपरदनात्मक, अपरदनात्मक स्थलाकृति में पहली तटीय भृगु, तटीय भृगु। अब ये ध्यान रखना, जब भी ये सागर का मान लो ये तल है, ये महाद्वीपीय हिस्से से यहाँ पर सागर है, ये बिनांचली धारा चले, ये तट के समानांतर चलती है। जब ये इस तट को काट करके और यूं सीधी दीवार सदृश्य बना दे, इस प्रकार बना दे, और यहाँ क्या बना? भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? ये तटीय भृगु कहलाता है। ध्यान में रखना, जो तट के समीप खड़ी दीवार सदृश्य दिखे तो वो क्या कहलाएगा? तटीय भृगु कहलाएगा। क्लियर है? दूसरी हम बात करते हैं खांच या नोच, नोच भी कहते हैं इसको,
खांच या नोच। ये क्या होता है, देखें जब ये तटीय भृगु बना हुआ है, तटीय भृगु में इस प्रकार की आकृति, जब यहां से धारा निरंतर चलती रहे तब यहाँ पर एक अंडाकार आकृति में यहाँ पर एक नोच पैदा कर देती है, एक अपर्दन कर देती है। उसको क्या कह देते हैं, खांच कहते हैं। और यहाँ ध्यान रखना, ये खांच यहाँ पर किस स्थान पर बनेगी, ये उच्च ज्वार तल पर बनेगी, उच्च ज्वार तल पर बनेगी। ये क्या है, इसका निम्न ज्वार तल, मतलब निम्न ज्वार तल है वो इसका नीचे रहेगा। क्लियर है। अब तीसरी जो आकृति है वो इसकी है गुफा। गुफा तीसरी आकृति है गुफा। गुफा या इंग्लिश में कहें तो केव कह सकते हैं इसको। ये इससे विस्तृत रूप होगा कि जब ये जल यहां से इस प्रकार छलकत करता हुआ ये रूप में, मतलब यहाँ एक गुफा के रूप में अपर्दित कर दे, मतलब जब भी यहाँ जल आए तो ये गुफा के रूप में यहाँ अपर्दित हो जाए, तब क्या बनेगा, यहाँ पर गुफा या केव बनेगी। क्लियर है। चौथी जो आकृति है वो है प्राकृतिक मेहराब। प्राकृतिक मेहराब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक मेहराब, इसका दूसरा नाम क्या है, समुद्री मेहराब। समुद्री मेहराब ये भी कह सकते हैं इसको। ये क्या होता है, देखें तट के समीप यहाँ से धारा चल रही है और एक ऐसी आकृति में, मतलब ये जो भाग है ये समुद्र में डूबा हुआ है, ये समुद्र में डूबा हुआ है और ये जो हिस्सा है ये किसका है, ये महाद्वीप का हिस्सा है, मतलब ये महाद्वीप से संलग्न है और ये सारा हिस्सा कौन सा, महाद्वीपीय भाग है। अब यहां से जल आया इस प्रकार और इसके अंदर से यूं ऐसे करते हुए गति कर रहा है, गति कर रहा है। ये कठोर चट्टान है, ये अपने स्थान पर यूं रहेगी और ये एक गेट की भांति आकृति बना देगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्राकृतिक मेहराब या समुद्री मेहराब कहलाएगा। पांचवी जो इसकी आकृति है वो है वात छिद्र। वात छिद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। वात छिद्र क्या होता है, अब यहां ध्यान रखना, जो महाद्वीपीय क्षेत्र है यहां से इस प्राकृतिक मेहराब तक, यहां तक ह्यूमन बीइंग आ जा सकते हैं। अब ये जो जल है ये ऐसे नहीं है कि एक धागे की भांति आकृति है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म की तरह आकृति होती है। यहां से ये जल ऊपर की तरफ जब भी लगता है तो कभी कभार यहां से क्या होता है, ये इस प्रकार छिद्र के रूप में यहां से अपर्दन कर देता है और ऊपर से आने पर इस छिद्र में से देखें तो यहां से बहता हुआ जल हमें दिखाई दे देता है। और जब भी इसमें उच्च ज्वार हो तब यहां से जल या इन छिद्रों से ऊपर भी आ जाता है, किसके, इस मेहराब के ऊपर आ जाता है। तो ये जो छिद्र बने हैं ये क्या कहलाते हैं, ये वात छिद्र कहलाते हैं। इन पे सवाल पूछा जाता है कि महासागरीय तट के समीप अपर्दनात्मक वो कौन सी स्थलाकृति है जिसमें उच्च ज्वार के समय सीटी मारते हुए जल ऊपर की तरफ आता है, तो आप याद रखेंगे कौन सा, वात छिद्र। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आकृति है वो देखिए खिसकता भृगु। खिसकता भृगु ये क्या चीज है, देखें जब हमने भृगु, पहली आकृति भृगु के निर्माण की बताई थी, जब भृगु बन जाए और उसके बाद में यदि यहां से और कटाव हो जाए तो ये भृगु यदि नया निर्मित हो जाए, मतलब ये तो पुराना भृगु था, अब नया भृगु उससे महाद्वीपीय भाग की तरफ खिसक गया है, तो ये क्या कहलाएगा, नया जो वक्र बना है ये क्या कहलाएगा, खिसकता
भृगु कहलाता है, खिसकता भृगु कहलाता है। और यदि इसको दूसरा नाम दे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परवर्षकन, परवर्षकन भृगु, परवर्षकन भृगु कहलाएगा। क्लियर है? तो ये था खिसकता भृगु। अब जो नेक्स्ट आकृति है वो है तरंग ग्रसित चबूतरा, तरंग ग्रसित चबूतरा, तरंग ग्रसित चबूतरा। तरंग ग्रसित चबूतरा क्या होता है? देखिए, जब हमने कोई प्रारंभिक ये वक्र देखा था सागर तट के समीप, ये वक्र देखा था, जब भी इसमें कटाव होगा तो दूसरा वक्र कौन सा बनेगा? सामान्यतः ये वक्र बनेगा, क्योंकि ये भृगु निर्मित हो रहा है। अब यहां से तीसरा ये भाग भी यहां से थोड़ा कटाव होगा इस प्रकार से। अब तीसरा जो वक्र बनेगा वो एकदम से भृगु निर्मित हो जाएगा और ये यहाँ पर ऐसे निर्मित होगा। अब यहाँ देखना, ये जो मलबा कटा है, ये मलबा यदि यहाँ पर जमा हो जाए, इस भाग पर जमा हो जाए, तो यहाँ पर क्या बना देता है कि चबूतरे का निर्माण कर देता है। और ये चबूतरा क्या कहलाता है? तरंग ग्रसित चबूतरा कहलाता है। क्लियर है? तो ये चबूतरा तरंग ग्रसित चबूतरा कहलाएगा। नेक्स्ट जो आकृति है वो है लघु निवेशिका। 8 नंबर लघु निवेशिका, लघु निवेशिका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये लघु निवेशिका। देखिए, तट के समीप यदि मुलायम चट्टानों की वजह से तट में इस प्रकार का अपर्दन हो जाए, कटा फटा ये वाला हिस्सा यूं अपर्दन हो जाए, तो ये छोटी छोटी ये महाद्वीपीय भाग है सारा, ये वाला हिस्सा, जैसे मैं इसकी आकृति बनाऊं, ये वाला हिस्सा महाद्वीपीय है, जो मैंने क्रॉस किया है, ये सारा हिस्सा क्या है? महाद्वीपीय है। और बाकी जो ये भाग रहा है, ये अपर्दन होने की वजह से यहाँ जल का भराव हो गया, अपर्दन होने से यहाँ जल का भराव हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा? लघु निवेशिका कहलाएगा। क्लियर है? इसके बाद बात आती है खाड़ी की। खाड़ी की देखिए, सामान्यतः हम खाड़ी देखते हैं तो हिंदी में नाम खाड़ी सुनते हैं, लेकिन खाड़ी भी बहुत प्रकार की होती है। खाड़ी एक अंग्रेजी में छोटी सी एक उसको मजाक भी कह सकते हैं, एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। कि एक अंग्रेज और एक भारतीय साथ जा रहे थे, तो अंग्रेज ने भारतीय से पूछा क्या कि तेरे भारत के नजदीक एक इस प्रकार की संरचना है, इस प्रकार की संरचना है, ये प्रायद्वीप है भारत, तो इसको आप क्या कहते हैं? तो भारतीय ने चतुर होते हुए कहा कि मेरे भारत के नजदीक है, पहले बता आप क्या कहते हैं, कुछ गलत तो नहीं कहते? तो उसने बताया कि हम इसको बे कहते हैं, बे, बे, बे खाड़ी होती है। तो भारतीय ने कहा कि हाँ अब ठीक है, हम खाड़ी कहते हैं। फिर दूसरा सवाल किया कि चलो बताओ कि इस प्रकार की संरचना है, इस प्रकार की संरचना है, तो इसको आप क्या कहते हैं? तो फिर भारतीय ने ये कहा कि आप बताओ क्या कहते हो, कुछ गलत तो नहीं कहते मेरे भारत के बारे में? तो फिर उसने कहा कि इस प्रकार की खाड़ी, इस प्रकार की आकृति है, उसको हम गल्फ कहते हैं, गल्फ। भारतीय ने कहा कि गल्फ कहते हैं, हम तो खाड़ी कहते हैं। चलो अच्छी बात है। फिर तीसरा सवाल किया कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक इस प्रकार की संरचना है, तो उसको आप क्या कहते हैं, बताओ? तो भारतीय ने फिर कहा कि ये संरचना दो पहले किसने बताई, आपने या मैंने? आपने बताई ना, तो तीसरी भी आप ही बताओ। तो फिर इसको वो बताता है बाइट, बाइट। भारतीय इसको क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। अब भारतीय और अंग्रेज का मतलब भारतीय और अंग्रेज नहीं है, इसका मतलब ये है कि हिंदी और अंग्रेजी में इसके नाम कैसे लिए जाते हैं, इंग्लिश में बड़ा स्पष्ट इसको परिभाषित किया जाता है, हिंदी में तीनों को खाड़ी कहते हैं। अंतर क्या होता है, सुनना इसको
यदि ऐसा भाग जो जलमग्न हो, महाद्वीपीय क्षेत्र में हो, और उसका मुख्य भाग जो है, जो सागरवर्ती भाग है, वो ज्यादा खुला हो और महाद्वीपीय तरफ वाला भाग कम खुला हो, तो वो हमेशा बे कहलाएगा। क्लियर है? दूसरा, यदि महाद्वीपीय क्षेत्र की तरफ वाला हिस्सा ज्यादा खुला है और मुख्य हिस्सा उसका जो सागरवर्ती हिस्सा है वो कम खुला हुआ है, तो वो हमेशा गल्फ कहलाएगा। क्लियर है? और तीसरी चीज कि अर्धचंद्राकार आकृति में यदि ऐसी संरचना बनती है तो वो हमेशा बाइट कहलाती है, और हिंदी में तीनों को खाड़ी कहते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट है अपतटीय सोपान। अपतटीय सोपान तटीय सोपान ये क्या चीज है? देखिए, जब तट के समीप कठोर और मुलायम चट्टान एकांतर क्रम में हो और इस प्रकार की संरचना बन जाए, तो वो क्या कहलाता है? अपतटीय सोपान कहलाएगा। बड़ा इजी सा है ये। 11वां जो है वो है सागर बीच। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच नाम आपने सुना ही होगा, सागर बीच। बीच में क्या होता है कि जो महाद्वीपीय भाग के मलबे का निक्षेपण तट के समीप यहाँ पर हो जाए तो कंकड़ पत्थर का जमाव यहाँ पर मिल जाता है, और महासागरीय भाग से भी मलबा यहाँ पर जमा कर दिया जाए। किसके द्वारा? सागर तरंग के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ उथला हुआ भाग हमें दिखाई देता है, जो किससे निर्मित है? कंकड़ पत्थर से निर्मित है। उसको हम क्या कह देते हैं? सागर बीज कह देते हैं। ठीक है? सामान्यतः ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सामान्यतः इसका जो रूप है वो दो प्रकार का है। क्या? कि यदि ये निक्षेपण से बना है, बीज निक्षेपण में भी आता है, निक्षेपण से बना है तो ये अपर्दनात्मक में नहीं आएगा। यदि ये कटाव से बना है, कटाव से मतलब इस भाग का कटाव हुआ और कंकड़ पत्थर शेष रह गए, तब ये क्या बनेगा? ये कटाव से बना बीज बनेगा। तो बीज इसमें भी आएंगे और उसमें भी आएंगे। ठीक है? अब बात करते हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में सबसे पहले है पुलीन। पुलीन को मैंने बताया था कि बीज भी कहते हैं। अब ये निक्षेप जन्य है पुलीन। क्लियर है? क्या होता है? देखिए, यदि उच्च ज्वार, मैंने शब्द बोला है, इन शब्दों को ध्यान से सुनना, उच्च ज्वार तथा वेगवती लहरें। अब उच्च ज्वार का तो निम्न बिंदु तथा वेगवती लहरों का उच्च बिंदु, इनके बीच में जो निक्षेपण से स्थलाकृति बनेगी, ये क्या बनेगी? ये पुलीन का निर्माण करेगी। क्लियर है? दूसरा है कष्प पुलीन। कष्प पुलीन का मतलब क्या होता है कि यदि ये पुलीन से सागरवर्ती हिस्से में यहाँ पर कंकड़ पत्थर के जमाव से बनेगा तो इसका क्या नाम होगा? कष्प पुलीन होगा। मतलब इसका भाग कौन सा होगा? सागरवर्ती भाग होगा। क्लियर है? तीसरी जो आकृति है वो है रोधिका। रोधिका नाम से ही पता चल रहा है कि यदि तट है, तट से दूर यहाँ पर कोई निक्षेपण से आकृति ऐसी बन गई है जो ऊपर दिखाई दे, इस प्रकार दिखाई दे, तो ये क्या कहलाती है? रोधिका कहलाती है। और रोधिका दो प्रकार की हो सकती है। दो प्रकार की रोधिका मैं बताते जा रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ लिखा भी है रोधिका ये जो आगामी है, इसी रोधिका के दो भाग हैं।
कौन से? एक तो अपतट रोधिका। अब ये तट से दूर है, तट से दूर यदि रोधिका बने तो वो अपतट रोधिका कहलाएगी, अपतट रोधिका कहलाएगी। क्लियर है? ध्यान रखना इसको। और यदि ये रोधिका तट के यहाँ समीप बनेगी, इस जगह तट के समीप बनेगी, तब ये क्या कहलाएगी? तटीय रोधिका कहलाएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट आकृति है स्पिट। स्पिट ध्यान से देखिए, जब ये तटीय भाग है, तटीय भाग में निक्षेपण ऐसे हो जाए, इस प्रकार सागरवर्ती हिस्से में इस प्रकार निक्षेपण हो जाए, ये आकृति है, इस प्रकार निक्षेपण हो जाए, तब ये क्या कहलाता है? स्पिट कहलाता है। और स्पिट में यदि धारा इस तरफ से चले या इस तरफ से चले, जब भी स्पिट में धारा चलती है तो ये जो आकृति है ये वक्राकार इस प्रकार की आकृति धारण कर लेती है। तो इसको क्या कहते हैं? हुक या अंकुश कहते हैं, हुक या अंकुश कहते हैं। और यदि धारा के प्रवाह में और ज्यादा ये मुड़ करके इस प्रकार की आकृति बना ले, ऐसे छल्ले की तरह आकृति बना ले, तब इसको क्या कहते हैं? लूप या छल्ला कहते हैं। क्लियर है? और यदि स्पिट में, एक स्पिट में देखें, एक स्पिट में यूं इस प्रकार कई हुक की आकृति बन जाए, कई हुक की आकृति बन जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये मिश्रित हुक कहलाता है। इसका नाम क्या है? फिर मिश्रित हुक कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद में है संयोजक रोधिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है संयोजक रोधिका। देखिए क्या चीज है संयोजक रोधिका? जैसे ये तटीय भाग है, इस प्रकार ये लघु निवेशिका बनाया था हमने, याद आया होगा लघु निवेशिका। ये महाद्वीपीय भाग है सारा, महाद्वीपीय भाग। और यहाँ पर निक्षेपण से, इस प्रकार निक्षेपण से यहाँ मलबा जमा हो गया, ये वाला हिस्सा मलबे के रूप में यहाँ जमा हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ मलबे के जमे के कारण ये क्या कहलाती है? ये संयोजक रोधिका, मतलब दो तटों को आपस में संयोजन कर दिया, जोड़ दिया। अब ये एक विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर इस जगह पर जो भाग होगा, यहाँ पर जल भरा रहेगा, और जल भरा रहने के कारण इसको क्या कहेंगे? लेगून। तो ये ध्यान रखना, लेगून झील का निर्माण होगा किसमें? संयोजक रोधिका में। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारी आकृति है वो है टोम्बलो। टोम्बलो क्या होता है कि यदि तटीय भाग है, तटीय भाग से महासागरीय या सागरीय भाग की तरफ यहाँ पर कोई द्वीप है, ये कोई द्वीप है, और इस द्वीप से निक्षेपण के कारण यहाँ तट से इसका संपर्क बन गया है, यहाँ पर कंकड़ पत्थर इन सब का निक्षेपण हो गया है, और निक्षेपण से ये एक रास्ता बन गया है, कहां तक? इस द्वीप तक। तो ये रास्ता क्या कहलाता है? ये टोम्बलो कहलाता है। ऐसी आकृति क्या कहलाएगी? टोम्बलो कहलाएगी। क्लियर है? इसके बाद में लेगून। लेगून मैं बता ही चुका हूं कि जब ये संयोजक रोधिका होती है, संयोजक रोधिका के बीच में मैंने लेगून झील बताई थी। अब नेक्स्ट जो आकृति है वो है सबका। सबका, सबका शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बनता है। कहां पर? शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बनता है। और कहां पर? तटीय भाग में। तटीय भाग में जो सपाट सतह बन जाती है शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, तटीय भाग पर जो सपाट सतह बन जाती है उसको सबका या साल्ट पेन भी कहते हैं। साल्ट पेन, साल्ट पेन भी कहा जाता है इसको, कुछ इसको साल्ट फ्लैट भी कह देते हैं, साल्ट फ्लैट भी कह देते हैं। क्लियर है? तो ये जो आकृतियां थी ये सारी कौन सी थी?
सागरीय जल के द्वारा निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां थी। अब इसमें एक नंबर पर कुलीन था, फिर कष्ट कुलीन, रोधिका, अपतट रोधिका, तटीय रोधिका, स्पिट। अच्छा, स्पिट को भूजीवा भी कहते हैं, ये याद रखना, भूजीवा भी कहते हैं। उसके बाद में हुक, छल्ला या लूप, संयोजक रोधिका, टोंगलो, लेगून, सबखा। तो ये सारी आकृतियां कौन सी थी? निक्षेप जन्य आकृतियां थी। अब बात करते हैं कि सागर तरंग द्वारा निर्मित जो अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं, उनमें से सवाल कौन से बनते हैं? तो हम 6 सवालों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहला सवाल हमारा है, सागरीय लहरों की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारक क्या है? मैंने ऑप्शन नहीं दिए इसमें, आपको बताया हुआ है वीडियो के दौरान। सोचे और कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। दूसरा, जब तट के समीप सागरीय लहर टूट करके आगे की ओर गिरती है तो उसको क्या कहते हैं? ये सेम लाइन मैंने बोली हुई है, वीडियो देखें अच्छी तरह और कमेंट बॉक्स में जवाब दें। तीसरा, तट के समानांतर चलने वाली धारा कौन सी होती है? क्या कहते हैं? उस धारा का नाम क्या है? आपने बताना है। सागरवर्ती भाग की ओर सागरीय किनारे का क्रम कौन सा है? मैंने यहाँ पर ए, बी और सी 3 लिखे हैं। ए में अग्रिम किनारा, बी में सुदूर किनारा और सी में पृष्ठ किनारा। आपने इसका सही उत्तर बताना है कि पहले कौन सा है। पांचवा, ये सवाल नहीं है, ये वो स्टेटमेंट है जो मैं बता नहीं पाया था, बता रहा हूं कि जिस जल स्तर से होकर के लहरें आगे बढ़ती है उसको फ्रेंच कहते हैं। ऐसे कैसे सवाल पूछा हुआ है। और छठा अंतिम सवाल कि निम्न में से कौन सी निक्षेपणात्मक स्थलाकृति नहीं है? तो पहला लघु निवेशिका, दूसरा भूजीवा, तीसरा तरंग रसित चबूतरा और चौथा प्राकृतिक मेहराब। इन सब के उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अधिकतम लोगों तक इसको शेयर कर दें। धन्यवाद।